मैं अनंत कुमार गुप्ता। मैं अपनी कहानी जो मेरी पत्नी से शुरू हुई थी, मैं उस पत्नी की कहानी आप लोग को पूरी हकीकत में बता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसकी जांच पड़ताल करा सकते हैं और आपको सबूत चाहिए वो मैं पेश कर दूँगा। कहानी ये है कि मेरी पत्नी की नेचर पहले से ही ख़राब है। जब वो पढ़ाई करती थी कुंवारे पर का, तब से ही वो गलत प्रवृत्ति की लड़की थी। शादी होने के बाद भी उसका वही पेशा वही धंधा अब भी है। मैं कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ जो हकीकत है। वह मेरी बड़ी बेटी पल्लवी और छोटी बेटी दिव्या गुप्ता उर्फ चुलबुली को लेकर उसकी बहन जो नीतू गुप्ता है, जिसका घर सलेमपुर तिलौली गांव में है, उसके कहने पर वो अपने जीजा के साथ देवरिया से वापी गुजरात चली गई, जहाँ पर उसके बहन और बहनोई रहते थे। वहाँ जाने के कुछ दिन बाद वो किसी गारमेंट कंपनी में काम करने लगी और मैं गोरखपुर में था। मुझे वहाँ जाने में 3 महीने टाइम लग गया। 3 महीने में उसने बहुत कुछ सीख लिया, जैसे कि लड़कों को फंसाकर अपने बस में करना, अपनी हवस की प्यास बुझाना, ये उसकी धंधा बन चुका था। इसमें उसकी बहन नीतू गुप्ता भी शामिल थी और उसके जीजा जितेंद्र गुप्ता, जो अपनी बीवी के कमाई पर खाता है और रहता है। वो कहने के लिए जितेंद्र गुप्ता नीतू का पति है, लेकिन वो अपने बीवी के बस में रहता है, जिसका नाम नीतू गुप्ता है। सलेमपुर ग्राम तिलौली के रहने वाली है। जब मैं वहाँ गया, मैंने इसकी चाल चलन देखा तो मैंने रोक टोक की। रोक टोक की वजह ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि वो गलत काम करे। हम नमक रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत के साथ खाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। बात बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद उसने फ़ोन करके अपने भाई राजू गुप्ता को, जो पूना में काम करता था, वहाँ से गुजरात बुलाया। गुजरात के बाद राजू से मेरे तू मैं हुआ। उसके 1-2 दिन बाद फिर हम दोनों लोगों को हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान मोहल्ले के लोगों ने छुड़ाया। तब मैं वापी गीता नगर मोहल्ले में रहता था, जो गुजराती गली में है। विवाद होने के बाद रेनू मेरे से अलग हो गई और मैं तीनों बच्चों को लेके गुजराती गली के ही मोहल्ले में इमरान नगर में एक रूम भाड़े पर ले लिया, जहाँ मैं तीनों बच्चों के साथ रहता था। फिर हम दोनों लोग कमाने लगे और छोटी बेटी पल्लवी को ट्यूशन कर दिए ताकि वो पढ़ाई करते रहे। ट्यूशन से मैं ले जाता था और हम लोग काम करते थे। पल्लवी बनाती थी और हर्ष, पल्लवी और मैं, हम तीनों लोग अपने सुकून से ज़िंदगी जी रहे थे। तब तक ये पता नहीं कहाँ से आ गई और उसी दिन रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन ही राखी बंधवाई आई और मैं अपने दुकान पे स्टॉल लगा के एयरटेल की सिम बेच रहा था। इसको मैंने देखा तो फिर मैं इसके पास गया अपने तीनों बच्चों को लेके गीता नगर में। गीता नगर पहुँचे बाद इसके बहन नीतू ने कहा कि हमारे रूम पे कोई मामला नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अपने रूम पे आ गए। फिर पीछे से इसका बहनोई जितेंद्र गुप्ता, इसका भाई राजू गुप्ता, इसकी बहन नीतू गुप्ता और स्वयं रेनू गुप्ता, चारों लोग मिलकर मेरे रूम पर आए। रूम मेरा पास में ही इमरान नगर में था। जहाँ आने के बाद राजू फिर से मेरे से तू मैं करने लगा। बाद में गाली गलौज भी हुआ। उसी दौरान मारा पीटी चालू हो गया। मारा पीटी के दौरान राजू ने मेरा गला दबा दिया था। कुछ देर और दबा दिया था तो मेरा काम तमाम उसी दिन हो गया होता। और रेनू की बड़ी बहन नीतू गुप्ता ने मेरी बड़ी बेटी पल्लवी को दुपट्टा से गला दबा दिया। वो तो अच्छा हुआ मोहल्लों के लोगों ने हम लोग को छोड़ाया, नहीं तो 2 लोग की हत्या तय थी, जिसमें नीतू गुप्ता ने मेरी बड़ी बेटी पल्लवी का गला दबाया था और राजू गुप्ता जिसने मेरा गला दबा दिया था। अगर मोहल्ले लोगों ने छुड़ाया होता तो उसी दिन हम दोनों लोग मर गए होते। उसके बाद मैं पुलिस केस की। पुलिस केस में मेरा साथ दिया सिया रामपाल ने। उन्होंने बताया कि गीता नगर थाने चौकी पे जाके चलो पुलिस केस कर देते हैं।
मैंने सियाराम पाल के कहने पर पुलिस केस किया, जो गुजराती भाषा में लिखा गया, जिसकी एक कॉपी मैंने रख ली और एक कॉपी वहाँ जमा हो गया। उसके बाद पुलिस वालों ने हम लोग को फ़ोन करके बुलाया। हम लोग गए तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारा यूपी के मामला है, तुम जाकर यूपी में समझो। फिर मैं वहाँ से यूपी चला आया, लेकिन ये बदतमीज़ औरत ये नहीं आई, ये अपना धंधा वहीं करने लगी। बहुत दबाव के बाद ये अपनी गुजरात से वापस से यूपी गई। यूपी कर आने के बाद जो मैं पहले कहानी बता चुका हूँ, मेरे पिता भाइयों से मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश की है सब, लेकिन मैं हर बार बच जाता हूँ। इतना ही नहीं, जब मैं गुजरात में काम करता था तो मेरी बेटी छोटी दिव्या गुप्ता वो बड़ी बेटी के साथ जाती थी, क्योंकि उसको रूम पे अकेले रख नहीं सकते थे। वो लेके जाती थी, लेकर आती थी। बीच में उसकी माँ भी ले गई और ले आई, तब झगड़ा नहीं हुआ था। जब झगड़ा नहीं हुआ था तो लेके जाती थी, और उसकी माँ जो है उसको छोड़ के गैर मर्द के साथ चली जाती थी। जैसे कि गुजरात में वापी जो भड़क है, भड़क के पास 4 रास्ता है। 4 रास्ते पे एक दिन उस रेणु गुप्ता औरत ने छोटी बेटी दिव्या गुप्ता को 4 रास्ते पूर्व नीचे छोड़कर गैर मर्द के साथ मोटरसाइकिल से भाग गई। भागने के बाद मेरी छोटी बेटी किसी तरह रोते हुए किसी के माध्यम से मेरी बड़ी बेटी के पास पहुंची। बड़ी बेटी भी ड्यूटी थी, मैं भी ड्यूटी पे था और मेरा लड़का भी ड्यूटी पे था। बड़ी बेटी ने मेरे पास फ़ोन किया कि पापा चुलबुली रोती हुई आई है, इसकी मम्मी पता नहीं कहाँ छोड़ के चली गई। फिर मैं छुट्टी लेकर उसके पास गया, उसको लेकर उससे कम से कम 2 घंटा पूछताछ की तुम्हारी मम्मी तुम कहाँ छोड़ी, लेकिन वो ना समझ लड़की बता नहीं पा रही थी। 2 घंटे बाद मैं उस लड़की को लेकर अपने रूम पे गया। अपने रूम पे नहीं गया, उसके रूम पे गया, गीता नगर, जहाँ वो झाड़ू पोछा लगा रही थी। पूछने पे कह रही थी कि हम छोड़ के नहीं भागे, अपने आप ही छोड़ के भाग गई है। अब इतनी छोटी लड़की भीड़ भाड़ ट्रैफिक वाले एरिया में वो छोड़ के क्यों भागेगी? इसका नीयत एकदम गलत था और गैर मर्द के साथ रंगरेलियाँ मनाई चली गई थी। छोटी बेटी किसी ने परवाह नहीं किया। अगर कुछ देर और हुआ होता तो हो सकता है ट्रैफिक में ही उसकी जान चली गई होती, लेकिन संजोग अच्छा था कि छोटी बेटी को कुछ नहीं हुआ। और इस सारे मामले में इसकी बड़ी बहन नीतू गुप्ता ने साथ दिया है, जो खुद अवैध धंधा करती है। इसका संपर्क इसके गांव के उमेश नाम के लड़के से है और गुजरात गीतानगर में परवीन नाम के लड़के से है। जब ये रेणु गुप्ता गई तो इसका भी चक्कर परवीन से चलने लगा। तो नीतू को तकलीफ़ होने लगी कि मेरी बहन मेरी बॉयफ्रेंड से इसकी लड़ा रही है, तो दोनों में तू मैं हुआ। तो फिर रेणु गुप्ता ने परवीन के साथ छोड़ के भड़क मोड़ा के पास करिश्मा गारमेंट में इसने काम पकड़ लिया। तो उसमें इसका संपर्क गुड्डू मास्टर के नाम के लड़के से हुआ। गुड्डू मास्टर से इसके संबंध जो है बहुत नाजुक और बहुत तगड़ा संबंध थे। जब मैं नहीं रहता था तो ये रूम पर बुलाती थी किसी न किसी बहाने और उसके साथ रात भर रंगरेलियाँ मनाती थी, जिसका सबूत मेरी बड़ी बेटी भी है और छोटी बेटी भी है। उन्होंने अपने आंखों से देखा है। ये किसी न किसी बहाने से गुड्डू मास्टर को अपने रूम में बुलाती थी और रात भर लेकर सोती थी, जिसका असर मेरी बड़ी बेटी पर हुआ। उसने देखा, मुझे से बताया कि पापा मम्मी ऐसे ऐसे काम करती है। फिर मैंने उनको डांटा समझाया, लेकिन समझी नहीं। ये तो गुजरात की कहानी है। इस तरह की कहानियाँ कई बार घर पर भी कर चुकी है, अपने मायके कर चुकी है। इसकी जो जीजा थे बाहर रहते हैं, जब बाहर से जीजा आते थे तो किसी न किसी बहाने से अपने जीजा से मिलने संबंध बनाने के लिए व्याकुल हो जाती थी और चली जाती थी अपने जीजा घर। वहाँ जाकर संबंध बनाती थी, क्योंकि इसकी हवस की प्यास एक आदमी से बुझता नहीं था, इसीलिए कई उसने संपर्क बना रखा है। सच्चाई है। अगर आप लोग पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं। आप चाहें तो उस करिश्मा गारमेंट में गुड्डू मास्टर से मिलकर या फिर वहाँ पे जितने भी वर्कर हैं उनसे मिलकर इसकी सच्चाई पता लगा सकते हैं। यहाँ तक इमरान नगर में जहाँ झगड़ा हुआ था, मार हुआ था, जहाँ मेरा गला दबाया था राजू गुप्ता ने,
और मेरी बड़ी बेटी की जिसने गला दबाया था नीतू गुप्ता ने, आप चाहें तो इस मोहल्ले से पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने FIR पुलिस केस किया है उस थाना गीतानगर से भी आप पता लगा सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने उसको अपने साथ रखना चाहा, लेकिन वो बदतमीज औरत नहीं समझ पाई मुझे और मुझे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। मारने के लिए उसने कई बार मुझे जो है पानी में जहर दिया, लेकिन मैं बच जाता था। इतना ही नहीं, मेरी बड़ी बेटी के होने के बाद उसको बेटा चाहिए था, तो बेटा के लिए वो कई बार जो है अल्ट्रासाउंड करा चुकी है। और जो बेटी रहती थी तो वो बच्चे को गिरवा देते थे। इसमें इसका बहन नीतू गुप्ता शामिल होती थी, क्योंकि नीतू गुप्ता सब कुछ जानती है कि कहाँ पे जांच होता है और कैसे क्या होता है। तो नीतू के कहने पर जब ये इसका पेट में बच्चा रुकता था तो सलेमपुर जाती थी। सलेमपुर किसी निजी क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड कराकर जांच करवा के अगर लड़की रहती थी तो भ्रूण हत्या करवा देती थी, जिसका घोर अपराध है। इसका मैं विरोध करता था, लेकिन वो चाकू के बल पर धमकाकर मुझसे पैसा लेकर जाकर अल्ट्रासाउंड करवाती थी। अब लड़की निकलने के बाद अनवांटेड किट खाकर बच्चा गिरा देती थी। ऐसा इसने कई बार कर चुकी है। ये सच्चाई है। आप चाहें तो नीतू गुप्ता से या फिर उस क्लिनिक से पता लगाइए जहाँ पे इसका जांच हुआ था। अगर भ्रूण हत्या अपराध है तो कानून उसको सज़ा क्यों नहीं दे रही है? अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं पागल हूँ तो मेरी जांच की जाए। अगर मेरी बातों में सत्यता नहीं है इसकी भी जांच की जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कानून मुझे जो सज़ा देना चाहे मुझे दे। मैं हर सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन मेरी पत्नी और मेरे भाई और मेरे पिता की वजह से मैं अपने बच्चों से अलग हो चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई मुन्ना लाल गुप्ता ने कहा कि तुम जो है अपनी बड़ी बेटी के साथ रेप किए हो, बलात्कार किए हो, जो कि झूठी बात थी। जब ये बात सामने आई तो पल्लवी ने कहा कि नहीं, मुझे फंसाने के लिए मुन्ना गुप्ता ने ऐसा कहा है। ये भी क्लियर हो गया। तभी से लेकर मेरी बड़ी बेटी और मेरा लड़का मेरे से न बात करते हैं न मिलते हैं। वो लोग भी गोरखपुर रहते हैं, मैं भी गोरखपुर में रहता हूँ। वो लोग मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन न मैं देख पाता हूँ न सुन पाता हूँ, क्योंकि पता नहीं किस वजह से न मेरे से मिलते हैं न बात करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, जिसकी मुझे मलाल है। और मेरी छोटी बेटी जो है, जिसको कुछ नहीं मालूम है कि मेरा पापा गलत है कि सही है, वो सच्चाई संदिग्ध है। उसको जो माँ उसको सिखा रही होगी वही वो समझ रही होगी कि मेरा पापा गलत है। लेकिन मैं उस छोटी बेटी को कैसे समझाऊँ कि बेटा मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारी माँ गलत है जो तुमको जो है सही रास्ता पर नहीं ले जा रही है। और मुझे टेंशन इस बात की है, चिंता इस बात की है कि मेरी छोटी बेटी भी कहीं उसी की लाइन में ना वो डाल दे। इसीलिए मैं उसकी परवाह कर रहा हूँ और इसीलिए शायद मैं ज़िंदा भी हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे बड़े बेटे हर्ष और पल्लवी जो 16-17 साल के हो गए हैं, अपना सूझ बूझ सकते हैं, उसी तरह ये भी सूझ बूझ जाए, समझदारी आ जाए, फिर मैं आत्महत्या कर लूँ। ये मेरे जीने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। यही सच्चाई है और कानून मुझे सज़ा देना चाहे तो दे सकती है। इतना ही नहीं, अभी भी मैं 7-8 लाख में कर्ज में हूँ। फ़ोन आता है, कंपनी का मैसेज आता है, तो मैं चाहता हूँ मेरी गिरफ्तारी हो ताकि मैं जेल जाऊँ और मैं अपनी कहानी बता सकूँ और मैं उन 6 लोगों का नाम बताऊँ जिनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ हूँ। ताकि पेशी होगा तो मैं इन लोगों का नाम बताऊँगा, इन लोगों को भी कानून सजा दे। नहीं तो मुझे अपने बाप रामधर का जगह ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा सामान मिल जाए, जैसे कि मोटरसाइकिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, साइकिल, इन्वर्टर, बैटरी, फ्रिज वगैरह बहुत कुछ सामान है, कई लाखों का सामान है। अगर सामान मिल जाता मैं इसको बेचकर जो कर्ज है कुछ देता, कुछ अपने स्तर से कमा कर कर्जा भर देता। लेकिन ये लोग ना मेरे सामान दे रहे हैं और मुझे दर दर ठोकने मारने पे मजबूर कर दिए हैं ये लोग। इसी तरह मैं जी रहा हूँ, यही बहुत है। लेकिन मेरा जीना अब ये जीना बेकार है। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर मेरा समय नहीं पलटा तो मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं पहले लिख के दे चुका हूँ।
कि मेरे मरने का कारण क्या होगा। इसमें मेरे पिता रामाधर गुप्ता, संतोष गुप्ता, मुन्नालाल गुप्ता, यहाँ तक कि संतोष की बीवी सुमित्रा गुप्ता और उसके बच्चे, जब मुझे बंदा बना पीटा जा रहा था तो ये लोग मुझे छुड़ाने के बजाय मेरी बड़े भाई की बीवी दोनों बच्चे लेकर मायके जा रही थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं छोड़ा दे। मेरे चाचा रामाशंकर गुप्ता है, छुड़ाया और कुछ देर के लिए लोग छोड़ दिए। जैसे वो रामाशंकर चाचा अपने घर गए, फिर से इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। मैं कैसे बर्दाश्त किया वो मार, सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना मार होने के बाद भी जिस तरह मुझे मारा गया, इस तरह तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता है, लेकिन बहुत बेरहमी के साथ मुझे मारा गया, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। सच्चाई यही है। बाकी कर्ज के तले अगर मेरी हत्या होती है या मैं आत्महत्या करता हूँ, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ससुराल वाले और मेरे घर वाले होंगे, जिसमें सबका एक ही मामला है, अवैध संबंध को रोकने की वजह से मुझे ससुराल से घर से दोनों जगह से मार पड़ी है। यही सच्चाई है। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं पागल हूँ तो मेरी जांच कराइए और मुझे न्याय मिले। अगर न्याय मिलता है तो मेरे जीने का मकसद मिल जाएगा। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ, जो कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा भटकती रहेगी और जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है मैं उन लोगों को परेशान करूँगा। अगर मेरी बातों में दम है तो इसको जो है सोच विचार कर आप लोग फैसला लीजिए कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। क्या मैं अपने बिना बच्चों का, बच्चे रहते हुए मेरे साथ नहीं है? मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी बच्चों का प्यार चाहता हूँ, दुलार चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं है। मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। मुझे मरने से पहले मेरे तीनों बच्चे मुझे पापा कहे, ताकि मैं शांति से मर सकूँ। अगर मेरी बातों बुरा लगा हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।